तो रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू दिया फॉर द रिएक्ट सीनियर रिएक्ट डेवलपर रोल। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए फॉर L2 राउंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो जैसे जनरली कोई भी इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन रहता है इंट्रोडक्शन, तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें मैंने बताया मेरा टोटल एक्सपीरियंस, मैंने किन किन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे काम किए, बेसिकली लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस प्रोजेक्ट, ये सब बताना होता है। एंड हर एक टेक्नोलॉजी में आपका कितना एक्सपीरियंस है, जैसे फ्रंट एंड में कितना है, बैक एंड में कितना है, और अभी करंट कंपनी कौन सी है, एंड या इतना ही बेसिक इनफ होता है। उसके बाद आफ्टर इंट्रोडक्शन देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, एज एक्चुअली दिस वाज L2 राउंड, तो इसमें रादर देन प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चन इट वाज टाइप ऑफ डिस्कशन, जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे रहेगा, आपने जो जो प्रोजेक्ट हैंडल किए उस पे बेसिकली ये सब रहेगा। तो L2 में जनरली यही होता है। तो देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हैव यू एवर वर्कड ऑन पब्लिक वेबसाइट? तो पब्लिक वेबसाइट पे अगर काम, बिकॉज आई थिंक फॉर द प्रोजेक्ट दे वर हायरिंग, जो क्लाइंट के लिए वो लोग हायर कर रहे थे, इट वाज अ पब्लिक वेबसाइट। तो उसके लिए ये जरूरी है कि ऑलरेडी जो कैंडिडेट उसने ऑलरेडी एक पब्लिक वेबसाइट हैंडल की हो या फिर डेवलप की हो, बिकॉज पब्लिक वेबसाइट में ओनली रिएक्ट नॉलेज इज नॉट इनफ। विद रिएक्ट यू शुड नो हाउ टू हैंडल लार्ज सेट ऑफ यूजर्स। जब आप की वेबसाइट पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड आते हैं, यूजर्स आते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल दैट। एंड उसके साथ SEO मैनेज करना पड़ता है, क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी मैनेज करनी पड़ती है, एक्सेसिबिलिटी मैनेज करनी पड़ती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद नॉट जस्ट रिएक्ट नॉलेज इज नॉट इनफ, सो वो आपको टेक केयर करना पड़ता है। इसलिए कैंडिडेट शुड हैव गुड एक्चुअल नॉलेज ऑफ पब्लिक वेबसाइट। तो उनका पहला क्वेश्चन वही था। तो कि मुझे नहीं था एक्चुअल पब्लिक वेबसाइट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस, बट मैंने भी फिर भी हाँ बोल दिया, थोड़ा झूठ बोल दिया। बट देन उस पे उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गिव एग्जांपल व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोजेक्ट। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। एक एक मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम ले दिया और बोल दिया कि इस पे मैंने काम किया है। एंड देन उसका उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाज इट अ क्लाइंट साइड रेंडर और सर्विस साइड रेंडर? सो बिकॉज रिएक्ट में आपको पता होगा, अगर SEO अगर आपको टैकल करना है स्पेशली फॉर पब्लिक वेबसाइट, so with just pure React, you cannot do proper SEO. It can be manageable, but server-side rendering is better. So that's why their question was it a server-side render or a client-side render? तो जबकि मैंने किया नहीं था, तो मैंने ऐसे झूठ बोलने के लिए बोल दिया कि it was a client-side render. तो अगेन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि why client-side? Because as this was a e-commerce site, while architecturing this website, why did not it was not done on the server side? Because uh, obviously सर्वर साइड रेंडरिंग में SEO बेटर हैंडल होता है, और पब्लिक वेबसाइट के लिए चाहिए क्या होता है, SEO इज अ टॉप प्रायोरिटी। So why did not you choose server side handling and why did you do this client side rendering? तो वहाँ पे मैं थोड़ा फंबल मार दिया, मतलब थोड़ा झूठ बोल दिया। ओके देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इवन विदाउट Next.js can't you do server side rendering with React? तो जब भी हम रिएक्ट के साथ अगर सर्वर साइड रेंडरिंग की सोचते हैं, तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट Next.js, बट देयर क्वेश्चन वाज विदाउट Next.js इफ वी हैव टू डू server side rendering with just React library, so how you will do that? There are ways you will have to find them, but that time I did not knew this answer, so I told them I really don't know. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इफ यू वांट टू बिल्ड अ सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन विदाउट Next.js, हाँ, तो उसके अल्टरनेटिव क्या रहेंगे? Next.js के अल्टरनेटिव बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि Next.js तो अभी अभी आया, उसके पहले भी लोग विथ रिएक्ट सर्वर साइड रेंडरिंग करते थे, तो हैव यू एक्चुअली वर्कड ऑन दैट? देन आई सेड नो, आई हैवंट वर्कड ऑन दैट। ओके, सो उनका नेक्स्ट फोकस था माइक्रो फ्रंट एंड पे, बिकॉज आप यू कैन सी big application are currently using micro front end architecture. So from this public website scenario, they moved on to the micro front end architecture. So they asked me, have you actually worked on the micro front end architecture? So I said yes. So so the next question was, technically, how would you call a micro front end from one application to another?
So micro frontend में, if you know, there are multiple applications and they are connected to each other. There will be one host application, under that multiple client application are there, or we can say child applications are there. So the candidate who has actually worked on it, he will know कि he or she will know कि actually में technically उसको कैसे कॉल करना रहता है. So that's why इंटरव्यू में हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि आई हैव एक्चुअली वर्कड ऑन इट, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तब हम नहीं बता पाते. सो देयर फोकस वाज ऑन technical answer. They were expecting some technical answer. So in that you should mention what are the libraries that you have used. From that libraries also what file you are importing or exporting, and how basically micro frontend architecture uh, is written. Basically उसमें एक host application, then host application में जो हम client यूज कर रहे हैं उसमें library कौन से यूज कर रहे हैं, वो पूरा पूरा आर्किटेक्चर आपको टेक्निकल वे में बताना रहता है. सो दैट वाज दे वर ट्राइंग टू नो. और अगर आपने इस पे एक्चुअली काम किया है तो आप इजीली बता सकते हो विथ योर ओन एग्जांपल आल्सो. और इफ यू हैव गिवन वन सिनेरियो कि दिस टाइप ऑफ वेबसाइट वी हैव टू बिल्ड, एंड इन दैट केस हाउ यू बिल्ड आर्किटेक्चर इट ऑल द माइक्रो फ्रंट एंड. सो वो एक मेरा क्वेश्चन था उस टाइम. मैं एक्चुअली बता नहीं पाया इसका आंसर, बट या. So again, next question was also regarding this. How would you integrate different micro frontend into main application? Like as I mentioned, एक host application में बाकी child application कैसे integrate करोगे? तो उसका आंसर आपको टेक्निकली बताना रहता है, और जो भी फाइल आप इंपोर्ट करोगे, जो भी लाइब्रेरी यूज करोगे, वो आपको बताना होता है. माइक्रो फ्रंटएंड इज बेसिकली एक ही लाइब्रेरी है, मॉड्यूल फेडरेशन. तो मॉड्यूल फेडरेशन के बारे में आपको इन डिटेल बताना रहता है. अगर आपको नहीं पता है मॉड्यूल फेडरेशन, तो प्लीज सर्च ऑन इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट nowadays. Everywhere for the front end application, they are asking module federation, micro front end. And currently most I mean that is the only way people are doing micro front end. Module federation is the only library as of now. Next question was how would you okay, that is it. Have you ever used a reusable component in your application? तो बेसिकली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, सपोज फॉर द CSS, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अगेन ऑन दैट वन थिंग ओनली. सो आई विल टेल यू विथ एग्जांपल. देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन बट देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स विच आर द कॉमन, लाइक अ फॉर्म कंपोनेंट हो गया, which will be developed in a common, and that particular common library will be shared among all the different projects to maintain a look as well as the validation. सपोज अ फॉर्म एप्लीकेशन एक लुक रहेगा, एक कंपनी के अंदर मान लो 10 डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है, बट अगर सपोज हर एक 10 एप्लीकेशन में हम सेम अगर कोड लिखेंगे तो इट विल बी बैड यूज ऑफ रिसोर्सेज. इसमें अगर टाइम भी जाएगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे. और उस केस में हमको क्या करना है कि एक ही रूट लाइब्रेरी बनानी है और उसको हमको इंपोर्ट करना है. सो द क्वेश्चन was regarding that only. How have you ever built a usable component? तो they wanted to know कि उस टाइप का कंपोनेंट आपने कभी बनाया क्या, या फिर उस पर कभी काम किया है क्या. तो I said I don't remember exactly what I said at that time, but हाँ. So their next question was how would you develop a reusable component? अगर उस टाइप का कंपोनेंट डेवलप करना है, बेसिकली एक टाइप ऑफ लाइब्रेरी आपको बनानी है. जैसे जनरल यूज के लिए npm लाइब्रेरी, जब हम करते हैं npm इंस्टॉल सम लाइब्रेरी नेम, तो वो लाइब्रेरी का कोड आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाता है. वैसे ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ऐसी लाइब्रेरी बनाने का मतलब बनाना पड़े तो हाउ यू विल डू दैट. सो देयर क्वेश्चन वाज इट वाज अ सीनियर लेवल, सो दे expect you to you should have worked on such kind of requirements. Yeah. So the next question was again regarding there only. If a company has multiple projects and uses the same component across them, where would you store those component? तो इसका बेसिकली आंसर है, अगर आप लोगों ने कभी किया रहेगा तो यू शुड हैव सीन सम थिंग कॉल्ड एज आर्टिफैक्टरी. आर्टिफैक्टरी में बेसिकली क्या होता है, जैसे एक npm लाइब्रेरी हो गया जहाँ पे ओपन सोर्स जो भी प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइड वो वहाँ पे स्टोर होते हैं. सेम काइंड companies cannot put their code because it is confidential. So companies cannot put their code into basically npm library, क्योंकि वहां से कोई भी ओपन सोर्स मतलब वो डाउनलोड कर लेगा फ्री में. So company want some type of storage where they can store their internal code.
So there they basically they store the Artifactory use. So they were asking how would you store. So basically once we build the library, we store that on the Artifactory. So that was their answer. And so yeah, Artifactory make common used is JFrog. JFrog is a top company which provides Artifactory service. You can search on the internet also JFrog Artifactory. You will know about this. Yeah. So the next question was, if company has multiple projects, yeah, how would you reuse shared components across multiple repositories? Again, it is related to same. Agar if you have built one component, so how will you use it across the different projects basically? How would you import a shared library into a repository? So this question is regarding the import. So how we import? Basically, when we do npm library installation, we directly do it from the npm install and the library name. But when we are using the internal library, means within organization library, that time we are, as I mentioned, we save it on the Artifactory. तो Artifactory से अगर हमको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक फाइल लगती है बेसिकली npm की फाइल वी हैव टू मॉडिफाई द फाइल नेम इज .npm rc फाइल. तो if you have ever configured that kind of project, so you know .npm rc basically उसमें हम configure करते हैं कि whenever we do npm install, that time first our library should check, I mean the first it should check code on our repository, not repository, Artifactory. So within organization जो अपना Artifactory है उस पे वो कोड चेक होना चाहिए. उस पे अगर वो लाइब्रेरी प्रेजेंट नहीं है, then only it will go to the open source npm. So एक ये पूरा अलग टॉपिक है बेसिकली, बट या यू शुड सर्च ऑन इट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So next question is, how would you import? हाँ, import का हो गया. Have you worked with Storybook? Yeah, again, Storybook is a very interesting concept for senior level people. It is there. So Storybook क्या होता है basically? As I mentioned, within organization, if you have to maintain some CSS consistency, अगर आपके 10 एप्लीकेशन है, 10 एप्लीकेशन का UI मान लो अलग अलग रहेगा, तो इट विल बी अ बैड इंप्रेशन फॉर द कस्टमर. तो एक सिग्नेचर स्टाइल होता है हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे आपने गूगल का देखा होगा, फेसबुक मेटा का देखा होगा, एक सिग्नेचर कलर होता है, सिग्नेचर टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, सिग्नेचर फॉन्ट साइज होता है, सिग्नेचर बैकग्राउंड कलर होता है. तो बेसिकली वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हर एक एप्लीकेशन में एक मेन लाइब्रेरी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टोरी बुक. उसमें इट इज डिफाइंड कि आपका टेक्स्ट बॉक्स कैसा रहेगा, आपका फॉर्म कैसा रहेगा, आपका बटन कैसा रहेगा. हर एक कंपोनेंट वहाँ पे डिफाइंड रहेगा एज ए इंडिविजुअल कंपोनेंट. और वही कंपोनेंट आपको जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट है उसमें यूज करने पड़ेंगे. ऐसे नहीं कि आप अपने मन से बटन बनाओ, अपने मन से उसको CSS दो, ऐसे नहीं चलता. तो विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ यू टेक एग्जांपल ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंश्योरेंस एप्लीकेशन, जितने भी यूआईस होते हैं उसका एक मेन CSS रिपोजिटरी होता है, वहीं से आपको CSS लेना रहता है. और उस बेसिकली CSS के डॉक्यूमेंटेशन को बोलते हैं स्टोरी बुक. तो उनका क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दैट ओनली, हैव यू एवर इम्प्लीमेंटेड अ स्टोरी बुक. तो मुझे एक्चुअली उस टाइम नहीं पता था तो मैंने ना बोल दिया. तो आई गेस उन्होंने फिर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा. सो देर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टोरी बुक. बट हाँ, अगर मैं बोलता यस तो मे बी उनका नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कैसे बनाया, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, हाउ यू थॉट ऑफ दैट, हाउ यू इम्प्लीमेंटेड डिजाइन. इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन हाउ यू आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज asked basically any interview. Okay. Yeah, so next question was, have you led a team? So as it was for the senior level, so next question was, आपने कभी टीम लीड की है क्या, एंड व्हाट इज योर करंट रोल इन योर करंट बेसिकली प्रोजेक्ट. so this type of questions are there. And again, have you handled the task distribution and requirement breakdown? so जब भी हम रिक्वायरमेंट लेते क्लाइंट से, क्लाइंट तो हमें टेक्निकल वे में नहीं बताता, वो जस्ट बताता है कि हमको ये चाहिए, ऐसे ऐसे यूजर आना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, ये फॉर्म होना चाहिए. बट टेकिंग दैट रिक्वायरमेंट एंड कन्वर्टिंग इनटू द टेक्निकल टास्क, वो बेसिकली काम होता है एक सीनियर लेवल. बेसिकली यू कैन प्रोजेक्ट लीड का बोल सकते हो, जो प्रोजेक्ट हैंडल करता है वो उनका काम होता है. तो दे वांटेड टू नो आपने उस पर कभी काम किया है क्या.
हैव यू एवर इन्वॉल्व इन आर्किटेक्चर और टेक्निकल डिसीजन मेकिंग? सो जब भी एक नया प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता है, तो जब भी वो अभी स्मॉल लेवल पे रहता है, उस टाइम बहुत आर्किटेक्चर डिसीजन करने पड़ते हैं, जैसे उसका डेटाबेस स्कीमा क्या रहेगा, क्या क्या यूआई कंपोनेंट्स रहेंगे, कौन से प्रायोरिटी रहेंगे, कौन से नॉन प्रायोरिटी रहेंगे, कौन से फर्स्ट बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या बनेगा, स्प्रिंट वाइज कैसा रहेगा। ये सब डिसीजन होते हैं आर्किटेक्चर लेवल के। उसके लिए लाइब्रेरीज कौन सी यूज करनी है, और यानी डिजाइनिंग में क्या क्या रहेगा, रिसोर्स कितने रहते हैं, ये सब आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। तो उनका क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दैट ओनली, हैव यू इन्वॉल्व इन आर्किटेक्चरल और टेक्निकल डिसीजन मेकिंग नॉट डिस्कशन। उसमें आपका डिसीजन होना चाहिए। वो आप तभी कर सकते हो जब आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हो एज अ डेवलपर, और फिर आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको इस प्रोजेक्ट में जो आने वाला है उसमें क्या क्या लगेगा। तो देयर क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दैट ओनली। So next question was, if you are given an already developed website and asked to analyze and improve its performance, would be your first step? So ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नए प्रोजेक्ट्स तो बना लिए, मान लो एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना लिया, आपको सब आता है, बट इफ देर इज एग्जिस्टिंग लेगेसी प्रोजेक्ट, सपोज एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, आपको उसको बेसिकली नया बनाना है, उसका मतलब वही रेफर करके माइग्रेशन बोलते हैं जिसको। तो माइग्रेशन प्रोजेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब माइग्रेशन का टाइम आता है, तो यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बट यू आर इंटीग्रेटिंग विद द ओल्ड सिस्टम। तो क्योंकि ये पब्लिक वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट है, सपोज टेक एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग वेबसाइट, बैंकिंग एप्लीकेशन है, आपका पुराना कोड ऑलरेडी बना हुआ है, बट उसमें भी आपको नए फीचर्स बिल्ड करने। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे नया बना दो और इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो, ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल आपको वो माइग्रेट करना रहता है, और ये भी ध्यान देना रहता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम या फिर डेटाबेस करप्ट ना हो, या फिर उसमें मतलब गंदा डेटा ना चला जाए, और नया सिस्टम भी आप होते रहे। तो ये आपको टेक केयर करना रहता है। तो द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, कि जो एग्जिस्टिंग आपका सिस्टम है उसमें जो परफॉर्मेंस एनालिसिस वो कैसे करोगे। इसमें दे वर ट्राइंग टू लुक कि आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या आपने काम किया, और कुछ कैसे आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कि जो भी आप टूल्स यूज करते हो उसको, वो टूल्स आपको मेंशन करने हैं। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट मतलब टेस्टर लेवल पे अलग रहेंगे, डेवलपर लेवल पे अलग रहेंगे। जब एक्चुअल सर्वर पे डिप्लॉय होगा उसके परफॉर्मेंस टूल्स अलग रहेंगे। तो वो आपको डिफाइन करना है कि आपने कौन से टूल्स पे काम किया और उसमें परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसे आए थे। कि कौन सा एपीआई स्लो था, या फिर फ्रंट एंड पे कोई कंपोनेंट बार बार रीरेंडर हो रहा था। तो यू हैव टू डिबग दैट एंड यू हैव टू मेंशन दैट। So that was regarding the performance thing. So next question was again related to performance. As a developer, how would you check how your page is performing? So this was purely front end level question. So जब भी कोई रिएक्ट या फिर Vue.js का प्रोजेक्ट रहता है, उसमें हम कंपोनेंट ट्राई करते हैं कि इट शुड नॉट री रेंडर अगेन एंड अगेन। सो बिकॉज उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। So the question was, as a developer, how would you check how your page is performing? So basically, using our dev tools only, we most of the time we can do it. If we did pages rendering again and again, so that's how we check it. So इसका आंसर ये था। And next question was, how would you check page load behavior? Again, it's related to performance only, कि page load कैसे हो रहा है, कितने सारे components है, कोई अननेसेसरी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्या, जो कि फर्स्ट लोड पे नॉट रिक्वायर्ड है। तो इसका आंसर ये था बेसिकली। व्हाट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डू यू यूजुअली लुक एट व्हाइल एनालाइजिंग अ पेज? सो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की अभी इसका आंसर तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी देखना पड़ेगा। या ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर यू अवेयर ऑफ लेआउट शिफ्ट? अभी लेआउट शिफ्ट क्या होता है, बड़ा टेक्निकल टर्म है। बहुत लोगों ने देखा भी रहता है, बट उनको पता नहीं कि इसको ही लेआउट शिफ्ट बोलते हैं। इवन मुझे भी जब पूछा गया, मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्ट लेआउट शिफ्ट होता क्या। इवन तो मैंने देख रखा है कि क्या होता है, बट मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम लेआउट शिफ्ट। उस टाइम मैंने बता नहीं पाया, बट बाद में जब मैंने सर्च किया तो पता लगा रही है, तो मैंने देखा है। बेसिकली लेआउट शिफ्ट क्या होता है, जब भी पेज लोड होता रहता है, बिकॉज ऑफ कुछ कंपोनेंट्स बाद में लोड होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पहले लोड होते हैं, थोड़ा यूआई फ्लिकर हो जाता है एट द टाइप ऑफ लोडिंग। पहले टेबल आ जाता है, फिर मान लो फॉर्म आ जाता है, तो उसके वजह से फिर टेबल वहां से हट जाता है, उसका थोड़ा मार्जिन पैडिंग चेंज होता है।
तो ये बेसिकली लेआउट शिफ्ट बोलते हैं इसको। तो एज ए यूजर वो एक खराब एक्सपीरियंस है। तो for public website, it is very important that your page loading, first page loading is also very smooth and nice looking. So that's why they were asking, are you aware of layout shift? क्योंकि अगर वो आपको पता है layout shift क्या है, then you will be able to fix that। कि अगर आपके पेज पे हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, उसमें थोड़ा CSS का भी नॉलेज चाहिए बेसिकली। तो इसलिए that question was regarding to that layout shift के बारे में। Uh, And again, next few question was regarding to that only. How would you check cumulative layout shift on a page? How you do? So layout shift अगर है मान लो, उसको fix कैसे करोगे? That was the question. The next question, how do you usually receive design from the designers? तो इंडस्ट्री में एक टूल्स यूज होता है फिग्मा। पहले फोटोशॉप यूज होता था, बाद में मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव शिफ्टेड टू फिग्मा, बट या फ्यू स्टिल यूज फोटोशॉप एंड मैनुअली। तो कई कई पे तो फिग्मा नहीं होता। तो दे वांटेड टू नो इफ यू आर अवेयर ऑफ फिग्मा, बिकॉज फिग्मा यूज करना भी एक अपने अपने स्किल है। डेवलपर के लिए जो भी इसका इनपुट रहता है वो फिग्मा से आता है। बट इफ आर नॉट एबल टू रीड दैट फिग्मा इनपुट, तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सो they were trying to understand if you already know Figma or not. Yeah, so the next question was, yeah, इसका next question जो है वो भी again interesting। How do you extract spacing, font size and color from the design files? As I mentioned, आपको अगर वो Figma file read करने नहीं आती, तो then you will not able to implement it right away. So how you take values from that? So that was the question. How do you approve look? The next question is, how do approved and locked design helps during development? Approved और locked क्या होता है? जब भी डिजाइनर फिग्मा डिजाइन बनाता है, एक बार वो उसने वो डिजाइन बना दिया और वो मैनेजर से या फिर जो डिजाइनिंग हेड से अप्रूव हो गए, उसमें वापस चेंजेस नहीं होते। क्योंकि वापस चेंजेस हो गए, वापस डेवलपर के पास जाएंगे, वापस वो नए चेंजेस करेगा, उसमें बहुत 2 and 4 होता है। तो इसलिए एक बार जब चेंजेस डिजाइन रेडी होते हैं, डिजाइन चेंजेस रेडी होते हैं, once it is approved and locked, you cannot change it. So the question was regarding that only, कि अगर वो अप्रूव लॉक हो गए, उसमें से आप इनपुट कैसे लोगे? या इसके बाद जो क्वेश्चन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। If a designer share a Figma file and asks you to develop a specific section, how would you approach it? आपको डिजाइन तो मिल गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप डिजाइन सीधा मिल गया और आप कोड लिखना चालू करो। आपको एनालाइज करना पड़ेगा इसमें से कौन से कंपोनेंट वी कैन बिल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट है जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, या फिर ऑलरेडी थोड़ा एक कंपोनेंट है उसको ट्विक करके हम कैसे बनाए, वो आप एनालाइज कैसे करते हो? सो दैट एक्चुअली दे वांटेड टू नो फ्रॉम यू। एंड इस मोमेंट पे एक्चुअली जब इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने मुझे एक मतलब उनका स्क्रीन शेयर किया इंटरव्यूअर ने, एंड उन्होंने मुझे फिग्मा लेआउट दिखाया और बोला कि आप बताओ कि इसमें एनालाइज कैसे करोगे। और दे आस्क मी टू मेक अ प्रॉपर कन्वर्जेशन, कंसिडरिंग सामने वाला बंदा एक डिजाइनर है और आपको उसको डाउट पूछना है या फिर उससे बात करनी है कि आप इसमें से इनपुट जो भी लोगे या फिर कुछ डाउट हो रहेंगे तो पूछेंगे। तो इंटरव्यू में ये भी हुआ था कि उन्होंने बोला कि आप बताओ इसमें कैसे करो। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू बेसिकली डिजाइन दिस रीयूजेबल कंपोनेंट। उसमें लेआउट बेसिकली था, जिसमें 3 कॉलम लेआउट था और मल्टीपल सेक्शन में था जो उन्होंने डिजाइन बनाया था। तो दे वांटेड टू नो हाउ वी विल मेक दैट कंपोनेंट रीयूजेबल, ताकि आप वो सेम कंपोनेंट मल्टीपल सेक्शन में यूज कर सको। ठीक है, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ता है। एंड विथ लेस कोड यू शुड बी एबल टू मेक मोर, बट ऐसा भी ना हो कि वो कंपोनेंट अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो जाए, ताकि अगला वाला डेवलपर उसको रीड ही नहीं कर पाए। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो या ये एक चीज हुई थी। तो मैंने कैसे कैसे करके बता दिया था उसको कि ऐसा ऐसा बता। आई थिंक द इंटरव्यूअर वाज नॉट हैप्पी विद माय आंसर, बट या जो मुझे उस टाइम लगा था मैंने बता दिया था। या द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ सेक्शन। हाँ, तो यही क्वेश्चन था, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ सेक्शन एंड कार्ड बेस्ड लेआउट एज ए रियूजेबल कंपोनेंट। जो उसमें कार्ड्स और 3 कॉलम लेआउट था, उसको तुम रियूजेबल कैसे बनोगे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डू यू फॉलो एनी कंपोनेंट डिजाइन मेथोडोलॉजी। इसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता, उस टाइम भी मुझे नहीं पता था, अभी भी नहीं मुझे पता। मुझे भी एक्चुअली सर्च करना पड़ेगा कंपोनेंट डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या है। Yeah. Next question is again a very interesting question. Are you aware of atomic design?
तो एटॉमिक डिजाइन का मुझे उस टाइम नहीं पता था, इस इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला। यही एक खासियत होती है जब भी इंटरव्यू देते हैं, बहुत चीजें हमें नहीं पता होती है जो हमको बाद में पता चल जाती है। तो बेसिकली एटॉमिक डिजाइन क्या होता है, रिएक्ट में या फिर व्यू में जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, बेसिकली इट्स अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि बहुत एटॉमिक कंपोनेंट, मतलब उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, एक्चुअली मुझे भी अभी टेक्निकल वर्ड याद नहीं है। बट एक होता है मॉलिक्यूल कंपोनेंट, एक होता है एटॉमिक कंपोनेंट, और एक कुछ तीन टाइप ऑफ कंपोनेंट है। और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कंपोनेंट, जैसे एक फॉर्म हो गया, उसमें एक बटन हो गया सबसे छोटा कंपोनेंट, उसमें एक टेक्स्ट इनपुट हो गया छोटा कंपोनेंट, सो सबसे लास्ट कंपोनेंट उसको बोलते हैं आई गेस मॉलिक्यूल। और मे भी एटॉमिक बोलते हैं, मुझे अभी देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया। और टोटल एक ग्रुप बनेगा जब वो मॉलिक्यूल का, तब एक बनेगा एक पूरा फॉर्म, तो उस फॉर्म को बोलेंगे हम मॉलिक्यूल कंपोनेंट। ये तो आप थोड़ा सर्च कर लेना, मैं भी भूल गया। तो एक हो गया सबसे छोटा कंपोनेंट, एक हो गया उससे मतलब ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट इज कॉल्ड वन कंपोनेंट, अगेन दैट इज अगेन रिड्यूसिबल कंपोनेंट। तो वो हो गया एटॉमिक डिजाइन, इसको बोलते हैं एटॉमिक डिजाइन। तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि आर यू अवेयर ऑफ दैट, कि आपको कैसे आता है क्या करना। उस टाइम मैंने ना बोला क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा ही पता है। डू यू हैव, सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डू यू हैव एक्सपोजर टू CI/CD पाइपलाइन, या अभी जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो, डेवलपमेंट के साथ साथ आपको अदर टास्क भी हैंडल करने पड़ते हैं, तो ये CI/CD पाइपलाइन का भी उसमें ही आता है। नॉट जस्ट कंज्यूमिंग CI/CD पाइपलाइन बट एक्चुअली बिल्डिंग, गिटलैब हो गया या फिर AWS हो गया, जेनकिंस पाइपलाइन हो गया, ये इसमें आपको बेसिकली पाइपलाइंस बनाने होते हैं कि जब भी आपका कोड डेवलपर पुश करे, it should automatically run and deploy it on the their test server, basically not actual test server। तो ये होता है CI/CD पाइपलाइन का। तो मैंने उस टाइम ना बोल दिया क्योंकि मुझे आता नहीं था, अभी भी नहीं आता है। Have you handled the front end deployments? Again it's related to extrovert means सीनियर लेवल पे आपको ज्यादा चीजें आने पड़ती है, तो उन्होंने पूछा कि डिप्लॉयमेंट्स पे किया है क्या। इवन दो आई हैव हैंडल द डिप्लॉयमेंट्स, बट जो पाइपलाइन बनाना, जो एक टाइप ऑफ डेवऑप्स का वर्क है, वो मुझे नहीं आता, तो मैंने ना बोल दिया। डू यू नो हाउ कंटेनर्स आर डिप्लॉय, कंटेनर्स मीन्स बेसिकली कुबरनेटिस कंटेनर्स हो गए, वो सब आता है कि, तो मैंने ना बोल दिया था। हाउ डू फ्रंट एंड टीम्स यूजुअली कोऑर्डिनेट डिप्लॉयमेंट्स विद डेवऑप्स टीम। जब भी डिप्लॉयमेंट्स रहते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स, उस टाइम डेवऑप्स और डेवलपर्स टीम वर्क टुगेदर। तो मैंने एक्चुअली उस पर काम किया है, बट इस इंटरव्यू में मैंने उनको बताया भी था कि इस ऐसे मैंने डाल के, बेसिकली जब भी डिप्लॉयमेंट्स रहते हैं, देयर इज अ मीटिंग कॉल्ड कैब मीटिंग और डिप्लॉयमेंट मीटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें वी ज्वाइन देयर एंड डिप्लॉयमेंट्स टीम ड्यू टू सम इशू वो वीडियो पॉज हो गया, बट ये नहीं, लेट्स कंटिन्यू। तो डिप्लॉयमेंट्स के टाइम में कैब मीटिंग होती है, उसमें डेवलपर्स और डेवऑप्स टीम और डिप्लॉयमेंट टीम साथ में आती है। डिप्लॉयमेंट टीम बेसिकली डिप्लॉयमेंट करती है, वी जस्ट हैव टू टेक केयर इफ चेंजेस आर रिफ्लेक्टिंग और नॉट, और द पाइपलाइन विच इज रनिंग वो कंप्लीट हो रही है। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट थिंग्स होती है, बट या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सीन होता है, डेवलपर्स डोंट डिप्लॉय द कोड्स, दे जस्ट मॉनिटर इफ द डिप्लॉयमेंट इज वर्किंग and if their changes are reflecting or not. So that was the thing. I guess this was the last question. Again, there were few questions regarding the कि कौन से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल किए, ये सब होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस और एनी क्लैरिफिकेशन। तो यही क्वेश्चन थे थोड़े सीनियर लेवल के। इसमें अगर मैं अच्छे से आंसर कर पाता तो अगर और क्वेश्चन आ सकते थे, बट ये मैंने अच्छे से आंसर नहीं कर पाया। सो आई गेस दे वाइंड अप द इंटरव्यू एंड या ये थे L2 लेवल के क्वेश्चंस। अगर आपको और L1 या फिर L2 लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता देना। बाय द वे ये सारे क्वेश्चंस मेरे लिंक्डइन पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक अगर मैं दे देता हूँ एंड आप वो रेफर कर लेना। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ भी लेना। थैंक यू, बाय।